चलो सीधा सीधा सही सीधा से सही सीधा सीधा सही सीधा से सही फिर से ना चलो सीधा सीधा सही सीधा से सही सीधा सीधा सही सीधा से सही फिर से ना चलो। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ટોક વિથ ભાવનગરમાં હું છું નીતિન સોની। કલા, સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિનું નગર એટલે ભાવનગર। ભાવનગરની આ ભૂમિએ અનેક પ્રકારના કલાકારો આપ્યા છે, પરંતુ આપણે આજે વાત કરવાના છીએ નૃત્યગ્રામ ભાવનગર આયોજિત જે કથકનો વર્કશોપ યોજાયો છે 4 દિવસ માટે। એમાં રામમોહન મહારાજજી જે લખનઉ ઘરાનાના છે એ પધાર્યા છે। આપણે તેમની સાથે વાત કરવાના છે। सर जी, खास करके पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। पहले मैं आपके लिए ये जानना चाहता हूँ, आप कौन सी उम्र से ये कथक के नृत्य में है? देखिए, ये जहाँ तक सीखने का है, हम तो इस घर में पैदा हुए हैं कि पैदा होते ही मेरे मुंह से ता निकला। इस खानदान में हम 7वीं पीढ़ी हैं और 6 साल की उम्र से मैंने कथक सीखना शुरू किया। और मेरे पिता शंभू महाराज और मेरे बड़े भ्राता, मेरे भाई, मेरे गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज, उनसे मैंने तालीम ली। क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी की डेथ हुई। उसके बाद महाराज जी ने ही पूरा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और सिखाया उन्होंने। तो उस ज़माने में क्या होता था कि स्कूल बहुत कम हुआ करते थे। वो झोपड़ी वाले स्कूल, 1 नया पैसा 2 नया पैसा ये सब चलता था। तो एक तरीके से मेरी पढ़ाई की एजुकेशन थोड़ी कम हुई है, पर नृत्य की एजुकेशन ऐसी मुझे दी गई है कि पढ़ाई अपने आप आ जाती है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, ये सब गणित है, जो कहाँ से उठना है कैसे उठना है, तो ये सब चीज़ें हमारे गुरुओं ने हमें तालीम दी। और मैं लखनऊ घराने से बिलोंग करता हूँ। जो जहाँ घराना पहला शुरू हुआ वो लखनऊ था। उसके बाद सारे घराने शुरू हुए, चाहे वो जयपुर है या बनारस है या कुछ भी है, सब लोग वहाँ से सीखने आए और हमारे बाबा से सीख के फिर वो लोग वहाँ जाके बसे और घराना उन्होंने बना दिया। सर, तो यही क्षेत्र पसंद करने का रीजन क्या है? नहीं, देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि बच्चे लोग जो पसंद करते हैं कि हमें कथक सीखना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या है इसमें, कथक में। हमारे ख्याल से जितना इसमें स्कोप है और किसी में नहीं है इस कथक सीखने में। क्योंकि कथक एक ऐसा है माध्यम है जो कि क्लासिकल डांस है और कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये मंदिरों का नृत्य है। कथा से कथक की उत्पत्ति हुई। जो हड़िया गांव, इलाहाबाद और बनारस के बीच में वो गांव है जहां वो मंदिर आज भी है, जो कथक हुआ करता था पुराने। हमारे जो परबाबा थे ईश्वरी प्रसाद जी, वो वहीं रहा करते थे। और हमारे बाबा बिंदादीन महाराज, कालका महाराज, ठाकुर महाराज सब वहीं थे। जब लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह आए और उनको पता लगा कि ऐसा ऐसा नृत्य वहां होता है, तो हमारे जितने पूर्वज थे सबको लखनऊ बुला लिया और उन्होंने पूरा लखनऊ का एक शहर दे दिया उन्होंने हमारे को, जहां पर घोड़े हाथी सब बनते थे, जो नवाब ने दिया था। और वह नवाब वाजिद अली शाह मुसलमान थे, पर उनकी 300 बीबियां थी और वो कृष्ण के भक्त थे। तो हमारे जो दादा थे कालका महाराज, उनके वो शिष्य हुए और उन्होंने नृत्य सीखना शुरू किया। और उस जमाने में नृत्य जो वाजिद अली शाह सीखते थे, वो भजन के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालते थे। वो भजन को ज्यादा पसंद करते थे, तो वो ज्यादा उनको पसंद करते थे। और वहां से ये लखनऊ घराने का नाम पैदा हुआ। उन्होंने कहा ये लखनऊ घराना कहलाया जाएगा। सर, आज के जो डिजिटलाइजेशन का युग है जी, मोबाइल से, व्हाट्सएप है, ये सब पूरे युवा पीढ़ी है वो उसके ऊपर पीछे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन पीढ़ियों को ये अपनी जो कला संस्कृति बचाने की बात है, इसके लिए आपका सुझाव क्या? देखिए, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि मोबाइल जो है बहुत ही मतलब भयंकर है। और इसमें क्या होता है कि मोबाइल में ऐसे ऐसे बहुत कुछ होते हैं कि जो दबाव कुछ होता कुछ है। अब जैसे मैं ही कुछ मैसेज लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ नमस्कार, तो वो कहता है नमस्कारी। वो पता नहीं क्या क्या वर्डिंग घिस जाता है। पर जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे ना, वो भी मोबाइल लेके जो है, तो मोबाइल पे या तो फेसबुक नहीं होना चाहिए जहां पर एक अश्लीलता, गंदी चीजें सब दिखाई जाती हैं।
हाँ, मोबाइल उसके लिए आप यूज करेंगे, कोई गुरु क्या बता रहा है उसको रिकॉर्ड किया, उसको देखिए, उसका वीडियो देखिए, तब तो उसका फायदा है कि आप लोग उसे करें। जो नई पीढ़ी है जो अभी आ रही है, सामने आ रही है, हालांकि हम नहीं कह सकते कि वो मोबाइल नहीं यूज करते, घर में जरूर करेंगे, पर ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है कि पेरेंट्स को ध्यान देखना है कि बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल पे, और उसको उत्साह करें कि बच्चे को बेटा पहले अपना कल्चर सीखे और उसको करें। फिल्मी गाने वाने जो है ना, ये हमारा कल्चर नहीं है। जैसे बिरजू महाराज जी ने कंपोजिशन की, देवदास फिल्म में की, कई फिल्मों में किया, पर उन्होंने हमारे क्लासिकली कोई ठुमरी लेके किया। जैसे देवदास फिल्म में माधुरी दीक्षित को उन्होंने सिखाया, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाई, नंद को लाल ऐसा ढीठ। तो ये कृष्ण पे ही आधारित पूरा हुआ। पर आजकल के जो फिल्म गाने चल रहे हैं ना, वो बड़े मतलब भयंकर हैं, और वो हम लोग के सुनने, आज भी हम पुराने गानों को याद करते हैं, मोहम्मद रफ़ी, सहगल साहब, उन लोग के जो गाने सब मीनिंग होते थे और क्लासिकल बेस होता था। सर, कथक नृत्य सीखना जो है नवी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है? देखिए, इसमें एक चीज ये होती है, सबसे पहली बात है कि मनन, जो तब मनन होती है, तपस्या होती है। हालांकि शुरू में कष्ट लगता है, पर धीरे धीरे अगर आदत डालें तो ये निखर के आता है सामने। जैसे हम लोग आप बच्चों को बताते हैं कि बेटा हम लोग जब तत्कार करते हैं, ताथई थीता ताथई थीता, एक कमरे में अकेले बंद, लाइट बंद कर दो, अंधेरे में सिर्फ ताथई थीता करो, ओम यहाँ सोचो कि ओम यहाँ है, तो सारे ईश्वर नजर आ जाते हैं ओम में। तो ये जो भावना है आप लोग के मन में, जो बच्चे सीखते हैं, वो भावना पहले शुद्ध होनी चाहिए, और गुरु के प्रति इज्जत और सम्मान होना चाहिए। आजकल गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो चुकी है, जो पुराने जमाने में होता था। आजकल शिष्य गुरु के कंधे पर रख के हाथ बोलता है, कहो कैसे हो गुरु। तो ये जमाना अब आया है, कलयुग। पहले ऐसा नहीं था। पर हम आज भी, जब महाराज जी जिंदा थे, वो ऊपर बैठते तो मैं उनके चरण पे बैठता था कि महाराज जी मुझे कहते आप इधर आ जाओ ऊपर। मैंने कहा मेरी वो औकात नहीं कि मैं आपके बराबर बैठ जाऊं। मैं उनका पैर लेके उनको दबाता था, और दबाते दबाते सेवा करते करते 4 चीज सीख लेता था उनसे। तो सेवा करके ही मैंने सीखा। तो यही बच्चों को मैं कहूंगा कि अपने अपने गुरु को सम्मान दें, और गुरु के पास बैठे पर गुरु के बराबर ना बैठे। ये सोफा ऊपर था, सही है। मैंने कहा मैं कृष्ण के बराबर नहीं बैठ सकता, सोफा नीचे लाई। तो मैं, क्योंकि मेरी वो जो है औकात नहीं कि मैं वहां उनके साथ, क्योंकि हम वो उनकी ही देन तो हम कर रहे हैं। तो आज हम जो आप लोग को सिखा रहे, कृष्ण मेरे पीछे, तो मुझे महसूस होता है कि वो मुझे पुश कर रहे हैं, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। ये फील होता है, ये सोचने से होता है कि हाँ हम कर रहे हैं। तो आज सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा किरण के लिए, इसने जब मुझे बुलाया, और कुछ लोग हॉल बुक कर लेते हैं, जगह बुक कर लेते हैं, वहां करना है, पर उसने ऐसी जगह चुनी कि जहां से नृत्य की शुरुआत हुई है। ये मंदिर ही हम लोग का सबसे बड़ा मंच है, और कृष्ण सामने देख रहे हैं आप लोग को। तो ये कम लोगों को नसीब होता है, ये मुझे पहली बार नसीब हुआ ऐसा। और हमारे बच्चे जो लोग हैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं अभी इनको कह ही रहा था कि मैंने पटना में भी वर्कशॉप किया, हर जगह वर्कशॉप करता हूँ, पर जो प्यार मोहब्बत और जो इज्जत, जो सम्मान और बच्चों का प्यार जो मुझे यहाँ मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिला। क्या बात, बढ़िया। वो कहीं नहीं मिला, बढ़िया। वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने किरण को कह दिया, किरण अगर मेरे होते हुए तुमने किसी को बुलाया तो मैं पीछे से फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगा। मैं यहाँ भावनगर नहीं छोड़ूंगा। सही है। और अभी 7 दिन के लिए आया हूँ, अब अगली बार 1 महीने के लिए आऊंगा, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। क्योंकि इनमें इंटरेस्ट मैंने देखा, एक जागृति देखी इन लोगों में, सही है, जो मुझे नहीं मिलती है। सब जहां हम सिखाते हैं टाइम पास है, बस थोड़ा कर लिया चले गए, गुरुजी थक गए। पर ये लोग ऐसे नहीं है, इनको जितनी देर कहूंगा उतनी देर करेंगे, जब मैं बोलूंगा तभी घुंघरू खोलेंगे। ये उनमें से है, क्योंकि तो भावनगर का नाम ही भाव वाला है। और खास करके ये किरण तो हालांकि स्टूडेंट, पर मैं इसको अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन मानता हूँ इसको। सही। तो मेरा तो ये घर है, अब घर हो गया ये। मैं तो आता रहूंगा, जाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। एक दिन भगवान ऐसा करे कि मैं भातखंडे लखनऊ छोड़ के यहीं जम जाऊं, तो मेरा तो ये सबसे अच्छा रहेगा। एक चीज मैं मुझे कहना था, आज मैंने बच्चों के सामने, इनके सामने अनाउंस किया था,
ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और रियाज करें, मेहनत करें, साल भर के अंदर तैयार हो जाएं। इनको पूरे वर्ल्ड में फेवर्स करना मेरा काम। मैं इनको दिल्ली भी करवाऊंगा, लखनऊ भी करवाऊंगा, बॉम्बे में भी प्रेजेंट करूंगा। ये लोग ही नाचेंगे, मैं इसमें कोई मिलावट नहीं करूंगा। मैं लखनऊ के या दिल्ली का कोई स्टूडेंट नहीं मिलाऊंगा, सिर्फ हमारे ये लोग नाचेंगे। ये मैं वचन दे रहा हूं और आपके सामने इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मैं मुखरूंगा नहीं, जो मैंने कहा वो करूंगा। હું ડોક્ટર કિરણ શુક્લ નૃત્યગ્રામ સંસ્થામાં કથક શીખવાડું છું અને કથક કેન્દ્રમાં 3 વર્ષ મેં કર્યા હતા ગુરુ શ્રી મુન્નાલાલજી શુક્લ અને પંડિત દુર્ગાલાલજીને। ત્યારે રામમોહનજી નો પરિચય થયેલો અને રામમોહનજીને મને ઘણા વખતથી ઈચ્છા હતી કે એમને હું ભાવનગરમાં બોલાવું અને કથક કેન્દ્રમાં જે મેં તાલીમ લીધી છે એ તાલીમ ભાવનગરના છોકરીઓને મળે, એટલું સરસ શીખવા મળે અને ઘરાનેદાર વ્યક્તિ તરફથી શીખવા મળે એવી મારી ખાસ ઈચ્છા હતી। એટલા માટે ગુરુજીને મેં ભાવનગર દિલ્હીથી બોલાવ્યા। હાજી, અહીંયા ગુરુજી 7 દિવસની વર્કશોપ માટે આવ્યા છે અને ભાવનગરમાં સૌ પ્રથમવાર આટલા મોટા ગુરુ આવ્યા છે અને ગુરુજી અત્યારે લખનઉ છે, ત્યાંથી અહીંયા આવ્યા છે। 7 દિવસની વર્કશોપ પછી છેલ્લા દિવસ ઉપર પરફોર્મન્સ રાખવામાં આવ્યું છે। અહીંયા છોકરીઓને તોડા ટુકડા, પરન, કવિત, ઠુમરી, ભાવ ખૂબ જ સરસ રીતે શીખવા મળે છે અને અંદાજે અહીંયા આગળ લગભગ 90 અપ 93 થી 94 છોકરીઓએ ખારે ભાગ લીધો છે। 3 ગ્રુપમાં અમે વેચ્યું છે અને એક ફ્રેશર્સ ગ્રુપ જેમાં 2 મોટી લેડીઝ છે કે જે 55 અપ છે, એક 60 અપ છે એ છે, બાકી સાવ નાની છોકરીઓ છે 6-7 વર્ષની। એવી રીતે ફ્રેશર્સમાં જે થોડુંક શીખેલા હોય અથવા ન શીખેલા હોય એ લોકોને રાખેલા છે। એની પછી ઇન્ટરમીડિયેટ ગ્રુપ છે જે થોડુંક શીખેલા હોય અને એડવાન્સ ગ્રુપ છે જે અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો એ એડવાન્સ ગ્રુપના સ્ટુડન્ટ્સ છે। અને ગુરુજીની તાલીમ અહીંયા એટલી સરસ રીતે થાય છે, છોકરીઓ 2-2 કલાક સુધી જાય છે, 2.5 કલાક સુધી અહીંયા શીખે છે પણ બિલકુલ એ લોકોને થાક લાગતો નથી। આણંદથી, અમદાવાદથી, બધી જગ્યાએથી ગુજરાતમાં અહીંયા પાર્ટિસિપેટ્સ આવ્યા છે અને ખૂબ રાજી થઈને જાય છે, ખૂબ સંતોષ પામીને જાય છે। અને ગુરુજીને અમારો ભાવભર્યો આગ્રહ છે કે દર વર્ષે આવી રીતે ભાવનગરમાં આવે અને ભાવનગરની દીકરીઓને તે આ કથક શીખવાનો લાવો મળે એની માટે ગુરુજીને હું વિનંતી કરું છું। નમસ્તે, મારું નામ ન્યારી છે, હું અમદાવાદથી આવી છું। મને કિરણ આંટીએ મને બોલાવી હતી ભાવનગર। હું પોતાની જાતને ખૂબ જ લકી માનું છું કે મને ગુરુજી પાસેથી તાલીમ લેવાનો મોકો મળ્યો।